19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ एक और नारा गूंज रहा था, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है। और 80 गच्छे पाकिस्तान बटव रोइस्त बटनेव शान, मतलब हमें कश्मीर चाहिए और हिंदू औरत भी, मगर अपने मर्दों के बिना। यह संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थीं। सैकड़ों हिंदू उस दिन घरों में बेचैन थे। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थीं। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी सामान बांधते बांधते पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन का फैसला किया। 7 नवंबर 1986 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक जम्मू एंड कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस सरकार थी। लेकिन इस सामूहिक नरसंहार के बाद करीब 7 वर्षों तक जम्मू एंड कश्मीर में राज्यपाल का शासन था। 19 जनवरी 1990 की रात हजारों कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। यह एक नरसंहार था जिसे इंग्लिश में मैसेकेयर कहते हैं। इस मैसेकेयर को अंजाम देने वालों में से कुछ लोग आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जबकि कुछों को उनके गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। कश्मीरी मैसेकेयर से जुड़े 2 किरदारों को हमारे देश की पॉलिटिक्स ने 90 के दशक में फलने फूलने का खूब मौका दिया और बाद में भी इन हत्यारों को अलगाववादी नेता बनाकर कश्मीर के ठेकेदार बना दिया। कश्मीरी पंडितों के 2 सबसे बड़े हत्यारों का नाम है यासिन मलिक और बिट्टा कराटे, जिसको लोग फारूक अहमद डार के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों अलगाववादी नेता हैं और प्रतिबंधित संगठन जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के हत्याकांड में इन दोनों का सबसे बड़ा हाथ था और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इन दोनों आतंकवादियों की पूरी कुंडली में उनके गुनाहों से लेकर इनके राजनीतिक संरक्षण देने वालों का भी पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बेहिसाब लूट हुई, हत्या और बलात्कार हुए। उस समय का एक प्रमुख राज्य समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने दंगों पर रिपोर्ट दी। दोपहर के समय लगभग 1000 मुसलमान उन्हें सेंट्रल जेल के बाहर जमा हो गए और वहां कानून की अवहेलना करते हुए एक सभा की व्यवस्था की। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें तितर बितर होने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अधीक्षक ने अपने सिपाहियों को गैर कानूनी सभा को तितर बितर करने का आदेश दिया। जैसे ही ये आदेश दिया गया, भीड़ ने छोटे पुलिस बल पर ईंट पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भीड़ ने जेल का गेट तोड़ दिया और एक बैरक में आग लगा दी। जेल के छोटे अधिकारियों ने गोली चलाई और कुछ प्रदर्शनकारियों को मार दिया। लगभग 10 मौतें हो चुकी थीं। थोड़ी देर के बाद घुड़सवार और अन्य सैन्य बल पहुंचे। अलार्म बिगुल बज चुका था। शहर में जंगली अफवाहें जल्दी से फैल रही थीं। मुसलमान पहले से ही सुबह से हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब हिंदू दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। बदमाशों ने यह महसूस करते हुए कि सभी सैन्य बल शहर से लगभग 3 मील दूर सेंट्रल जेल के आसपास फोकस थी। शहर में हिंदुओं के घरों और दुकानों पर छापा मारने का फैसला लिया गया। इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा था। टेलीफोन और बिजली की तारें काट दी गई थीं और लगभग 6000 मुसलमानों ने महाराजागंज पर छापा मारा। आसपास के हिंदुओं के घरों को लूट लिया। उनकी दुकानों में और घरों में आग लगा दी गई थी। पूरे 2 घंटे तक कोई भी सैन्य या पुलिस बल नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि जो लोग हाथ और पांव से लाचार थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मारा और पीटा गया। यहाँ तक कि उनके जूते और पगड़ी भी छीन लिए गए। कारों और बसों पर पथराव करके तोड़फोड़ की जा रही थी। बताया जाता है कि स्कूल से लौट रहे बच्चों को उठाकर झेलम नदी में फेंक दिया गया। हिंदू महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया गया। मैजिस्ट्रेट, सैन्य और छोटे सैन्य पुलिस कांस्टेबल्स के ऊपर पथराव किया गया। 1990 की शरद ऋतु आते आते कश्मीरी घाटी में आतंकवादियों का बोलबाला था। चारों ओर से कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। उनके घरों में आग लगाई जा रही थी। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि हिंदू और भारतीय होना उस समय में एक अपराध है। आतंकवादी संगठन हिटलिस्ट जारी करने में लगे हुए थे और वो जो हिटलिस्ट जारी कर रहे थे उसमें उन सभी लोगों के नाम थे जो कश्मीरी पंडित थे और भारतीय समर्थक। इन सभी लोगों को मारना जिहाद कहलाया जा रहा था और वो उस चीज को पुण्य का काम समझ रहे थे। हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विज्ञापन देकर सारे कश्मीरी पंडितों को चेतावनी दी, या तो हमारे साथ मिल जाओ, या तो भाग जाओ, या तो मारे जाओ। कश्मीर की हर सड़क से, हर गांव से, हर मस्जिद से, हर एक घर से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो कश्मीरी पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए इकट्ठा हो रहे थे।
इस तरह की घटना ना पहले कभी देखी गई थी और ना ही कभी सुनी गई थी। कश्मीर की हर एक मस्जिद से यह नारा लगाया जा रहा था कि अब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। इसके साथ ही भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थीं। जागो जागो सुबह हुई, अब रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लड़ जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना कश्मीर के हर एक मस्जिद से गाया गया। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है, ए जालिमो ए काफिरो कश्मीर छोड़ दो। एक नारा बंद होता तो दूसरा नारा शुरू हो जाता। इसी में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बगैर कश्मीर पंडित आदमियों के, पर कश्मीर पंडितों की औरतों के साथ। कश्मीरी पंडितों को इस माहौल में जो भी कुछ मिला, उनके हाथ जो भी कुछ लगा, वो उसे लेकर वहाँ से भाग गए। जो कश्मीरी पंडितों की औरत वहाँ पर बच गई थीं, उन्हें ये साफ साफ शब्दों में कहा गया था, अगर तुम्हारे सामने यह लोग कभी भी आते हैं अपने आप को आग लगा लेना, वरना तुम्हारे साथ जो सुलूक किया जाएगा उससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तुम्हारे साथ इस तरीके से बलात्कार किया जाएगा कि तुम इंसान में जन्म लेने से भी डरोगी। सरकार, बुद्धिजीवी, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले, हिंदुओं की मसीहा कहलाए जाने वाले सब चुप थे। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। इतने सालों के बाद भी अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें उनका घर वापस मिलेगा, कब उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा, कब उनके हक की लड़ाई जीतेंगे, कब कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा और कब उनके बाप का, उनके भाई का, उनके दोस्तों के हत्यारों को सजा सुनाई जाएगी, कब उनकी बहन बेटियों के साथ हुए बलात्कार किए जाने वाले लोगों को सजा सुनाई जाएगी। कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं।